नमस्कार। चलिए आज एक फिर नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ और आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी है और कहानी का नाम है बड़े भाई। शुरुआत करते हैं। मैं यानी कि मेन पात्र, मैं कक्षा 5 में था और मेरे जो बड़े भाई थे वो 9वीं जमात में थे और मुझसे बड़े थे और मैं उनका सम्मान करता था। और मेरे बड़े भाई साहब के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मेरे बड़े भाई साहब कभी कभार एक शब्द को बार बार लिख देते थे और मैं इस पहेली को बार बार सुलझाने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे वो समझ में नहीं आती थी। काम के मामले में बड़ी धैर्यता थी उनके अंदर, बड़े धैर्य थे और उनका काम कहने का मतलब था कि उनका जो मेन मोटिव था कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, हर काम के लिए समय देना चाहिए और समय के साथ उस काम को करना चाहिए। एक बार मैं बैठा, मैं उनसे 3 जमात नीचे था, मैं बैठा अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो मेरे बड़े भाई साहब आ गए और मुझे डांटने लगे कि अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल है। अंग्रेजी पढ़ना, बड़े बड़े लोग अंग्रेजी पढ़ते और पढ़ नहीं पाते हैं, तुम अंग्रेजी कैसे पढ़ोगे। तो देखा है मुझे, मैं कितनी मेहनत करता हूँ और मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता रहता हूँ और मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तुम कतई मेहनत नहीं करते हो, तुम सुबह चले जाते हो और तुम शाम को खेल कर आते हो, बताओ कैसे काम चलेगा। तुम तो दादा का पैसा खराब कर रहे हो, अगर तुमको पढ़ना नहीं है तुम यहाँ से चले जाओ। तो बार बार मुझसे ये बात क्या करते थे और मैं बार बार डिमोटिवेट हो जाता था और उनकी बातों का ही असर रहता था, तो फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था और मेरा जो ध्यान था वो पूरा खेल पर रहता था। एक बार क्या था कि मैं खेलने गया और मैं शाम को लौट कर आया। जब मैं शाम को लौट कर आया तो मेरे बड़े भाई साहब आग बबूला हुए दरवाजे पर खड़े हुए थे। मैं जब गया तो मुझे बहुत डांटा और मुझे इतना डांटा कि मैंने सोचा कि मैं अगले दिन अच्छे से पढ़ूंगा। और फिर सुबह हुई, मैंने एक टाइम टेबल बनाया। मैंने टाइम टेबल में सब निश्चय किया कि मुझे किस समय उठना है, किस समय खाना खाना है, किस समय सोना है, भूगोल किस समय पढ़नी है, इतिहास किस समय पढ़नी है और रिवीजन किस समय करना है। पूरा टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल बनाना एक अलग बात होती है और टाइम टेबल पे फॉलो करना एक अलग बात होती है। मैंने टाइम टेबल बना तो लिया, लेकिन मेरे उस टाइम टेबल के आगे मेरा खेल जो था वो छोटा पड़ गया और मैं फिर से खेलने निकल गया। मुझे वो हरे हरे मैदान की घास, वो गुल्ली डंडा, वो गेंद और वो पतंगबाजी मुझे बहुत याद दिलाती थी और मैं सब कुछ छोड़ के चला गया। मेरे टाइम टेबल रखा रह गया। फिर मैं सब भूल जाता था टाइम टेबल के चक्कर में। फिर इम्तिहान हुआ, इम्तिहान हुआ और इम्तिहान के बाद फिर क्या हुआ कि मैं पास हो गया और मैं प्रथम आया और मेरे बड़े भाई साहब फेल हो गए। तो मुझे थोड़ा सा घमंड आया। मुझे आज लगा कि अपने लाओ बड़े भाई साहब को सुना दूँ कि आप तो दिन भर पढ़ते रहते हो, सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हो, पता नहीं क्या पढ़ते हो, देखो मैं खेला भी पढ़ा भी और मैं पास हो गया। लेकिन उनका उदास चेहरा देखकर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको कुछ कहूँ और उनका उदास मन देखकर मेरा भी मन बदल गया और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। अब मैं बड़ा एक जमात उनके आगे आज मैं एक जमात पास हो चुका था। अब मेरे और मेरे बड़े भाई साहब में 2 जमात का अंतर था। अब मैं बड़ा हो गया, मेरे खेल भी बदल गए और सारी चीज़ें बदल गई। तो लेकिन मेरे भाई साहब को अब डांटना मुझ पर ना सता रहा था। मेरे भाई साहब अब मुझे डांटते नहीं थे। लेकिन एक बार फिर से उसी तरीके से मैं सुबह खेलने गया और शाम को जब मैं आया तो मेरे बड़े भाई साहब मुझ पर खूब खून जलाकर बोले कि तुमको पास क्या हो गया, तुमको घमंड हो गया, घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा, तुम क्या हो। आजकल ये जो ब्रिटिश शासन चल रहा है, ये कोई राजा वाजा थोड़ी न थे, राजा तो रावण था, उसका भी घमंड नहीं रहा, अच्छों का घमंड नहीं रहा, तो तुम्हारा घमंड क्या रहेगा। तुम भी सुबह गुल्ली डंडा खेलने निकल जाते हो और शाम को लौट कर आते हो। तुमने तो जो दादा है उनका पैसा भी खराब कर दिया, घमंड तो चक्रवर्ती राजा का भी नहीं रहा, तो तुम क्या हो। ये तो अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अब पूरे दिन गुल्ली डंडा खेलते रहो, मुझसे पूछो, मैं 9वीं जमात में हूँ और पूरे दिन कितने हेनरी थे, कौन हेनरी पंचम था, कौन हेनरी द्वितीय था, कितने 8 हेनरी थे, किसने कब शादी की, किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला। और मेरी बीज गणित देखो कितनी कठिन है, आबासा की जगह दाबासा लिख जाए सब कुछ बदल जाता है। और जैसे मुझे समय पर निबंध लिखने को आ जाता है
तो जरा सी बात के लिए बताओ 4 पेज निबंध कैसे लगे। अब जब मेरी जमात में आओगे तब तुमको पता चलेगा कि कितना कठिन है पढ़ना और लिखना, सब पता चल जाएगा। और तुम तो बड़ा घमंडी हो गए हो। इतनी सारी बात सुनकर मुझे इतना दुख हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना स्कूल छोड़ दूँ, भाग जाऊँ, घर लौट जाऊँ। लेकिन किसी तरीके से मैंने सुबह हिम्मत की और फिर स्कूल गया। और स्कूल जाने के बाद फिर से बातों पर अमल की मैंने बातों पर अमल किया और लेकिन मेरा खेल जो था मुझ पर हावी था और मैं इतना ही पढ़ता था जितना मुझे ज़रूरत होती थी और मैं फिर से खेलने के लिए निकल जाता था। और सालाना एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद मैं पास हो गया। मेरे बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। अब फिर से फेल होने के बाद मैं और मेरे बड़े भाई साहब की जो क्लासेस थी उसमें एक जमात पीछे रह गई। मुझे आज भी थोड़ा सा लगा ला मैं बड़े भाई साहब को लाओ आज फिर कुछ सुना दूं, लेकिन मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब बहुत मेहनत करते थे और मैं उनकी अपेक्षा इतनी मेहनत नहीं करता था। मेरे बड़े भाई साहब फेल हो गए तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, इच्छा हो रही थी और कभी कुटिल मन भी कह रहा था एक क्लास और मेरे बड़े भाई साहब फेल हो जाएं तो मैं और मेरे बड़े भाई साहब दोनों बराबर आ जाएंगे। अब समय बदल गया, अब तो मुझे और घमंड आ गया और घमंड आने के बाद अब मैंने नए गेम सीखे। अब मैं सीख गया था कनकौवा उड़ाना। कनकौवा मतलब होता है पतंग उड़ाना। अब मैं पतंग उड़ाना सीख गया था, मैं पतंग उड़ाने लगा था लंबी लंबी। एक बार मैं होटल की तरफ दौड़ा चला जा रहा था और मेरे साथ मेरे सारे जो आवारा दोस्त लोग थे छोटे छोटे वो सब दौड़े चले जा रहे थे। तो और मैं दौड़ा चला जा रहा था और एक कनकौवा जो था वो गिर रहा था नीचे की ओर और मेरी टक्कर मेरे बड़े भाई साहब से हो गई। जो मेरे बड़े भाई साहब उधर से आ रहे थे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और कहा तू पागल हो गया है, जानता है तू अब मिडिल क्लास हो गया। मिडिल क्लास, मैं ऐसे नायब तहसीलदार को जानता हूं जो मिडिल क्लास पास हैं, मैं ऐसे संपादकों को जानता हूं जो बड़े बड़े समाचार पत्र हैं मिडिल क्लास हैं, मैं ऐसे बड़े बड़े नेताओं को जानता हूं जो मिडिल क्लास है। तुम मिडिल क्लास की अहमियत नहीं समझ रहे हो और तुम्हारे अंदर तो घमंड आ गया है, तुमने तो बाबूजी का पैसा बर्बाद कर दिया। तुम मिडिल क्लास की अहमियत जानो और इन गंवारों के साथ खेल लो, कैसे काम चलेगा। तो वो डांटते रहे। तुम भले ही पास हो गए हो, तुम भले ही हो सकता है कि अगर परीक्षकों का ये हाल ला तो हो सकता है कि मैं अगले साल फेल हो जाऊं और तुम मेरी कक्षा में आ जाओगे लेकिन दर्जा पास होना अलग चीज़ है और अनुभव होना अलग चीज़ है। देखो हमारी माताजी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन पूरा घर चला लेती हैं और हम लोगों का क्या है, हम लोग क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सोचो अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई साहब हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाए तो क्या तुम कुछ कर लोगे? अगर हमारे दादा मतलब पिताजी हों तो वो पहले इलाज करेंगे, फिर वैद्य को बुलाएंगे, वैद्य से नहीं होगा फिर डॉक्टर को और तुम्हारे तो हाथ ही पस्त हो जाएंगे। सोचो हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं लेकिन उनके पास अनुभव है। अपने प्रिंसिपल साहब देखो, प्रिंसिपल साहब क्या है, प्रिंसिपल साहब पढ़े लिखे हैं और उनकी 1000 रुपये सैलरी है और बहुत सैलरी है लेकिन उनके पास खर्चा हो जाता था सारे। जब से उनकी माँ आई, उनकी माँ अनपढ़ है। देखो पढ़ना लिखना अलग है, अनुभव होना अलग है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे डांटता इसलिए हूँ, तुम भले ही मेरे क्लास में बराबर आ जाओ, हो सकता है तुम मेरी क्लास में आगे आ जाओ, लेकिन जो मैं तुमसे उम्र में 5 साल बड़ा हूँ इसको तुम नहीं कभी बेटा पार पा पाओगे। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और मैं तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा। इस हक से मैं तुम्हें डांट सकता हूँ और बताओ मैं भी पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं भी गुल्ली डंडा खेल सकता हूँ, मैं भी ये सारे काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर सोचो मैं ये काम करने लगा तो तुम कैसे सुधरोगे? तो तुमको सुधारने के लिए मैंने अपने जीवन में बहुत सारा बलिदान दिया है। अब मैं समझ चुका था कि मेरे बड़े भाई साहब, मैं जितनी ही कक्षा में पास आ जाऊँ लेकिन मेरे बड़े भाई साहब का जो ओहदा है वो बड़ा ही ओहदा रहेगा। मेरे बड़े भाई साहब बड़े हैं, बड़े रहेंगे, उनको डांटने का हक है, वो डांटेंगे। अब मैं बड़े भाई साहब पर गुस्सा नहीं था, ना मेरा कुटिल मन मुझसे कुछ कह रहा था और मैं अब ठीक ठाक हो गया था। अब मेरे अंदर बहुत हद तक सुधार आ चुका था और उतने में ही एक कनकौवा यानी कि पतंग आती है और मेरे बड़े भाई साहब लंबे चौड़े थे। मेरे बड़े भाई साहब ने हाथ से वो पतंग पकड़ कर और मुझे दे दी। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। बताइएगा मेरी कहानी ये बड़े भाई साहब आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर ज़रूर करिएगा और बताते रहिएगा मेरी कहानी कैसी लगती है। तो बहुत सारे बच्चों ने रिस्पांस दिया है कि सर जी आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती है और जो पिछली वाली मोटिवेशन कहानियाँ थी वो कहानियाँ तो बहुत अच्छी होती हैं। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ।